नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश गैरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 5 के बारे में जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो जीवन है वो उनमें जीवन को चलाने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं जो होती है, आवश्यक प्रक्रियाएं या आवश्यक प्रोसेसेस जो की होती है, जो चलाने के लिए आवश्यक होती है, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी आपके इंक्लूड है और लाइफ प्रोसेस जिसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम सारे अगर आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। और अगर आप क्लास 10th में है फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो आपको ये पूरी देखनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ में ही आपको रिटेन करवाने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। तो दोस्तों आइए समझते हैं चीज़ें आराम से। सबसे पहले हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हम कैसे दोस्तों ये पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ सजीव है या नहीं। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम देखते हैं कुत्ता भाग रहा है या गाय जो है वो जो घास को चबा रही है, या मैन जो है शाउटिंग चिल्ला रहा है, रोड पे चिल्ला रहा है, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग। हम जानते हैं ये सारे जो सजीव है। लेकिन व्हाट इफ द डॉग और काऊ मैन, अगर अगर ये तीनों सो रहे हों तो क्या तब भी ये सजीव होंगे? बिल्कुल सजीव होते ही हैं, हमको पता है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डू वी नो दैट। हम जानते हैं अभी भी ये सजीव है, लेकिन कैसे जानते हैं? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट, अगर हम जानते हैं कि ये सब तो चलो भागते हैं दौड़ते हैं तो हम इनको सजीव मान सकते हैं, लेकिन प्लांट तो चलते नहीं है, प्लांट तो एक जगह स्थिर है, फिर भी हम उनको सजीव मानते हैं। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हम कैसे मान सकते हैं उनको कि वो अलाइव है? वी सी देम ग्रीन, क्या हम उनको वो ग्रीन दिख रहे हैं इसलिए उनको सजीव माने? तो फिर इसका जवाब कुछ लोग ये भी तो कहेंगे कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती, अलग अलग कलर की होती है, ब्राउन कलर की भी होती है लीव्स, तो क्या वो सजीव नहीं है? दे ग्रो टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, वो ग्रो करते हैं तो उनको हम अलाइव मान सकते हैं। सम विल से इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक दैट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो सजीव का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस हो सकता है, बट प्लांट दैट नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो विजिबली करते तो हैं बट आंखों से हम उनकी ग्रोथ हम देख नहीं सकते, तो क्या वो अलाइव नहीं है? सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, कुछ एनिमल्स जो ऐसे भी होते हैं जो विदाउट किसी मूवमेंट के ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या वो अलाइव नहीं है? सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। तो अगर हम विजिबल मूवमेंट को ही अगर अलाइव का कैरेक्टर मान रहे हैं तो ये बात भी सही नहीं है, ये भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे जो सजीव होते हैं या बहुत सारे यूं कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत इतने छोटे होते हैं कि उनका मूवमेंट हम नंगी आंखों से या नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं, तो क्या वो सजीव नहीं है? तो इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? मॉलिकुलर जो मूवमेंट होता है वो ज़रूरी होता है। इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से अगर ये सवाल पूछें, दे विल से यस। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम। वायरस जो होता है वो एक अपने को पता ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो कोई ऐसा मूवमेंट शो नहीं करता है, ठीक है, जब तक कि अंटिल दे इंटर सम सेल, जब तक कि वो किसी सेल के अंदर किसी सजीव के अंदर नहीं जाए तब तक वो मूवमेंट शो नहीं करता है। एंड दैट इज द पार्टली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इस पर भी एक कंट्रोवर्सी है कि वायरस को सजीव माने या निर्जीव माने। तो यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो सबसे पहले तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही वायरस इंक्लूड किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर टाइप देखें तो इसमें अपन चार इसमें मेजर जो टाइप जो मानते हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें सबसे पहले वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर फंजाई, और फिर आते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, चार कैटेगरी होती है। इन चारों में से इनको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट एक कैटेगरी है फंजाई, इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस का क्वेश्चन था कि वायरस को अपन सजीव माने या निर्जीव माने। तो ये वायरस जो होता है, वायरस का बिहेवियर कैसा होता है? जब ये किसी लाइव एनिमल के कांटेक्ट में आता है तो ये लाइव की तरह बिहेव करने लग जाता है। जबकि निर्जीव के संपर्क में आता है या फिर निर्जीव, फॉर एग्जांपल स्पेन पे अगर कोई वायरस है, राइनो वायरस मान लो स्पेन पे पड़ा हुआ है, तो वो निर्जीव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वो वही राइनो वायरस जब मेरी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो वो कोल्ड का कारण बनेगा और वो सजीव की तरह रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा और वो मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, तो वो सजीव की तरह बिहेव करेगा। इसलिए वायरस को क्या मानते हैं? वायरस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो क्या मानते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है वाई आर मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर लाइफ। जो मोलिकुलर मूवमेंट्स के लिए लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म और वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। दे कैन हैव टिश्यू होते हैं, उसमें टिश्यू में क्या होती है? कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम जो होते हैं बड़े जो हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर ही होती है, सेल
have a small component in them, and so on. Because of the effect of environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over the time. If order break down, the organism will no longer be alive. So living creature must keep repairing and maintaining their structure. Since all these structure are made up of molecules, they must move molecule around those. बेसिकली बात ये हो रही है कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चर बना है उनमें मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर ही, यानी कि कोशिकाएं मिलकर ही बनाती है। तो उसमें अगर कोशिकाएं डैमेज हो जाती है तो उसमें रिपेयरिंग की जरूरत होती है, और रिपेयरिंग का मतलब एक नई कोशिकाएं डिवीजन होगा तो नई कोशिकाएं बनती रहेगी और वो नए टिश्यू बनाएगी, और ये नया जो उसमें रिपेयरिंग होती रहेगी। तो इस रिपेयरिंग को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस या बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। हायर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अपने को पता है कि लोअर दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि इनवर्टिब्रेट और एक होता है वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट की बात करें तो प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक आ जाते हैं, ठीक है। और इधर वर्टिब्रेट की बात करें तो एक हिंट है परम, जिसमें पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीस और मेमल्स ये सारे आएंगे, ठीक है। तो यानी कि मछली से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें मेमल्स की तरफ जब अपन बढ़ते हैं तो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है, ठीक है। लेकिन बेसिक वही है कि आप सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही है कि सारे जो सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेशन की बात करो, चाहे एक्सक्रीशन की बात करो, चाहे डाइजेशन की बात करो, सब में सेल्यूलर लेवल पे ही काम हो रहा है। तो अगर कोई डैमेज होता है तो सेल्यूलर लेवल पे नई सेल डिवीजन होगा और नई कोशिकाएं बनेगी, और वो जो भी प्रोसेस होगी उसको कंटिन्यू करेगी। आइए आगे समझते हैं। फिर बात हो रही है कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस है क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन इन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग। मतलब ये कि अपन जब हायर ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं भी कर रहा होता है तो भी ये सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर कुछ काम नहीं कर रहे, हम सोने लग गए तो हमारा रेस्पिरेशन बंद हो जाता है या डाइजेशन बंद हो गया या नर्वस सिस्टम बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये सिस्टम लगातार वर्क करते रहते हैं, ठीक है। क्लास इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, वही बात हो रही है। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज डन गो ऑन द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ये सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। फॉर इस सारी प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी, अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी अपन जो प्लांट जो होते हैं, अपने को पता ही है, वो ऑटोट्रोप होते हैं, और बाकी सारे जो जीव होते हैं वो हेटरोट्रोप होते हैं। मतलब कि वो खुद का खाना या खुद की एनर्जी खुद नहीं बना सकते, तो वो बाहर से लेते हैं, ठीक है। जबकि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑटोट्रोप होते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो सन एनर्जी को वो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, और वो उनके लिए खाना बनाते हैं, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो भी उस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे जो ह्यूमन्स है वगैरह, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो तो आउटसाइड से एनर्जी लेंगे, तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसी कोई प्रोसेस होनी चाहिए जिससे क्या वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सके। तो इसीलिए डाइजेशन पाया जाता है अपने अंदर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस, ठीक है। न्यूट्रिशन में डाइजेशन आएगा। If the body size of the organism is grow, just to grow, in additional raw material will be or also be needed from the outside, ठीक है। एडिशनल रॉ मटेरियल जो अपने को बाहर से चाहिए, जो हम खाना लेते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, पूरी जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे डिपेंड होती है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फिर देखते हैं आगे। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी क्वाइट वेरीड, अलग अलग हो सकता है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप। यही जो प्रोसेस होती है कि नए जो सोर्स है उसको तोड़ना और उसको बनाना, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म में दो चीज आती है, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। केटा का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, और फिर छोटे मॉलिक्यूल को वापस जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मस्ट भी फाइनली कन्वर्ट इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो, है ना। अपन जो भी खा रहे हैं सिंपल से, उस बॉडी क्या करती है उसको मोनोमोलिक्यूल्स में चेंज करती है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट खाया आपने तो वो ग्लूकोज में बदल देगी, वो एक मोनोमोलिक्यूल है। या आपने फैट लिया तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगी। या आपने विटामिन लिया है, जो भी लिया आपने, तो बॉडी हमेशा उसको मोनोमोलिक्यूल में चेंज करती है, वो उसको फिर एब्जॉर्व करके फिर एनर्जी में ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। Can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure, as well as to the kind of molecules that body needs to grow. For these, a series of chemical reaction इसमें चलती रहती है, body are necessary. Oxidizing, reducing reduction are some of the most common chemical means to break down molecules. फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, है ना। और फिर अब इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑक्सीजन का यूज अपन फूड तो ले रहे हैं, फूड के साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ती है, और वो दोनों जुड़ के फाइनली वो एनर्जी बनाती है, ठीक है, जो एटीपी के रूप में होती है। अब ऑक्सीजन जो अपन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, ठीक है। The process of acquiring oxygen from outside of the body and use it to process of breakdown of food sources for cellular need, it what we call respiration, है ना, उसको श्वसन बोलते हैं अपन।
इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, उसमें तो फिर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो होता नहीं है, क्योंकि उसकी तो जो सेल वॉल है वही डायरेक्टली एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में थी। नॉन स्पेसिफिक ऑर्गन उसमें होता है टेकिंग फॉर द फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रिमूवल और वेस्टेज मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस जो होती है ऑर्गेनिज्म वो कॉन्टेक्ट होती है, एनवायरमेंट के संपर्क में ही होती है। बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म, जब बॉडी साइज जैसे जैसे बड़ी हो जाती है या कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे अपन देखा पैसिस एम्फीबिया रेप्टिलिया मेमल्स तक चलते हैं, तो ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है और सिस्टम भी उनमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पूरा तरीके से क्लासीफाई हो जाता है कि इस ऑर्गन को ये काम करना है, इस ऑर्गन को वो काम करना है, सारे काम डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसे बोले कि पूरी तरह डिवीजन हो जाता है, वर्क का पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन हो जाता है। द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स होती है इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द ऑल सेल मे नॉट बी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। और मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल होती है डायरेक्टली सराउंडिंग या एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होती है ना, दस सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उससे काम नहीं बनता है, विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, जो बड़े मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें स्पेशल फिर सिस्टम बन जाता है, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्ट सिस्टम पाया जाएगा, नर्वस के लिए नर्वस सिस्टम होगा, फिर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, ऐसे। We are familiar with the idea of this specialized tissue and with the organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be function of the specialized tissue. ठीक है, भोजन को लेना, ऑक्सीजन को लेना, ये भी एक स्पेशल टिश्यू का काम होता है, जैसे कि अपने को पता है रेस्पिरेशन में जो लंग्स और एल्वियोलाई फाइनली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, however this process poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all part of the body need them। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उनको काम दे दिया, वो तो ऑक्सीजन ले रहे हैं या फूड को अपटेक कर रहे हैं, बट अब वो जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में भी तो पहुंचा नहीं है, वो फूड है उसको, उसकी जो एनर्जी है उसको पूरी बॉडी तक भी तो पहुंचाना है। तो ये एक नया टास्क आ गया, तो नए टास्क के लिए नया सिस्टम की जरूरत होती है, उसको कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। और उसमें इन्वॉल्व होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड जो होता है वो कोशिका के मतलब शरीर की हर कोशिका या ऊतक तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो अलग अलग सिस्टम है सबको अलग अलग टास्क दे दिया जाता है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट, है ना। अब क्या हो रहा है कि अपन जो बॉडी है वो केमिकल रिएक्शन भी कर रही है, कार्बन सोर्स यूज कर रही है और ऑक्सीजन उसमें फिर फाइनली जुड़ के एनर्जी बना रही है, तो उसमें बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो जो यूजलेस होते हैं, तो उन बाई प्रोडक्ट को बाहर भी निकालना, वो क्योंकि उनको अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। तो दिस वेस्ट प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव, उनको बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो इसके लिए वापस एक नया सिस्टम काम में आता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसमें नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है। अगेन इफ द बेसिक रूल ऑफ बॉडी बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, विल बी डेवलप विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू बी ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, टिश्यू जो होते हैं वो बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन वेस्ट होता है जो अपने मल और मूत्र के रूप में यानी कि यूरिन और एक्सक्रीटा के रूप में अपन बाहर फेंक दिया जाता है बॉडी की तरफ से। तो यहाँ पे फिर एक्सक्रीशन सिस्टम काम आता है। तो ऐसे ही अपन सिंपल है, अभी तक जो पढ़ा है उसको मैं समझाऊँ तो अपने अभी तक जो पढ़ा उसकी समरी देख लेते हैं। समरी ये है कि देखो, एक तो होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उसमें एक सिंगल सेल ही है। सिंगल सेल में सारी चीज़ें सिंपल होगी कि उसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस लो या डाइजेशन की लो या एनर्जी लो, तो उसमें एक ही कोशिका है, एक उसमें न्यूक्लियस है और ऑर्गेनिजम्स है, तो सिंपल सारी प्रोसेस बहुत सिंपल होगी। लेकिन जैसे जैसे अपन मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि डेवलपमेंट होता है, तो अपन ने देखा कि इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ अपन गए थे, यानी कि परम की बात करी थी, PARAM, परम का मतलब पाइसिस का मतलब मछली आ जाएगी, एम्फीबिया मतलब मेंढक, रेप्टाइल मतलब सांप वगैरह इसमें आ जाएंगे, एवीज मतलब पक्षी आ जाएंगे, और मेमल्स मतलब अपन ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। तो इसकी तरफ जब ग्रोथ करते हैं तो सिस्टम सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि बॉडी भी कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो इसमें सारे जो डिवीजन सिस्टम है उनका डिवीजन हो जाता है कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन तंत्र बन जाता है, श्वसन तंत्र बन जाता है, फिर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन हो जाता है, फिर नर्वस हो जाता है, नर्वस सिस्टम के लिए नर्वस सिस्टम बन जाता है, फिर डाइजेशन के लिए अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती है, तो क्योंकि इन काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, अलग अलग ऑर्गन को काम दे दिया जाता है। तो यही बातें बता रखी है। और दूसरा एक चीज़ और बताइए कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको माने या किसको नहीं माने। तो लिविंग में बहुत सारी चीज़ आती है कि एक तो सारे सिस्टम चलते हैं, तो दूसरा ये है कि मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस अगर किसी में चल रही है तो उसको अपन लिविंग मानेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट का एग्जांपल लिया था, प्लांट मूव तो नहीं करते हैं बट उसमें मेटाबॉलिज्म तो उसमें भी चल रहा है, तो उसको अपन लिविंग मान रहे हैं। दूसरा एक वायरस की बात हुई थी, वो भी अपने को ध्यान रखना है। वायरस का मतलब है कि वायरस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। क्यों है कनेक्टिंग लिंक? इसलिए है क्योंकि ये जब नॉन लिविंग के संपर्क में आता है तो किसकी नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है, और लिविंग के संपर्क में आएगा तो लिविंग के जैसा बिहेव करेगा, इसलिए ये कनेक्टिव लिंक है। कौन? वायरस। एक्चुअल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जिसको वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक अपन ने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है इस चैप्टर का, और नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जुड़े रहिए, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। ओके।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी प्रकार की अच्छी वीडियोज़ के लिए, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं।